बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सकलैन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने आज एक टीवी समा टीवी को जनाब नदीम मलिक साहब को एक इंटरव्यू दिया है। बहुत ही कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू था, 2 घंटे पर मुहित ये इंटरव्यू था। मिनट्स के हवाले से तो कम होगा ज़ाहिर बात है, लेकिन हमारी टीवी के स्लॉट्स के हवाले से 7 बजे तक से 9 बजे तक का इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू में तकरीबन 9 के करीब जो अहम मामलात हैं उनके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गुफ्तगू की है। और आज पहली दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़ौज के साथ ताल्लुकात के हवाले से और फ़ौज के काम के हवाले से बड़ी खुल के बात की। और पहली दफ़ा आज उन्होंने फ़ौज के हवाले से बहुत अहम बातें की हैं। नवाज़ शरीफ के फ़ौज से क्यों ताल्लुकात ख़राब हुए, क्या मामला थे, उसके ऊपर बड़ी खुल के बात की है। साथ ये बताया कि वो क्या वजूहात थी जिन्होंने नवाज़ शरीफ के फ़ौज के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने में अहम किरदार अदा किया, इस हवाले से बात की। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान गफूर हैदरी का एक रिसेंट बयान आया, उस हवाले से बात की। पार्लिमानी रहनुमाओं के आर्मी चीफ़ के मुलाकात के हवाले से भी बात की। और साथ साथ उन्होंने जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से जो मामलात सामने आ रहे हैं उनके हवाले से बात की। और इसके अलावा अंपायर की उंगली को भी आज उन्होंने वाज़ेह किया। मीडिया पर पाबंदी समेत सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने बहुत अहम बातें की। मैं कोशिश करूंगा इन 10 से 11 मिनट में जो एक वीडियो है इसमें आपको क्रक्स बता दूं। इस इंटरव्यू का बहुत लंबी गुफ्तगू हुई, नदीम मलिक साहब के बेहतरीन सवालात, और इमरान खान साहब ने आज बहुत एग्रेसिव और बहुत ज़बरदस्त जवाबात और बल्कि मेरे ख़्याल से बहुत क्लियर स्टांस लिया उन्होंने हर मामले के ऊपर। सबसे पहले नदीम मलिक साहब ने शुरू किया कि फ़ौज और मिलिट्री और जो सिविलियन गवर्नमेंट के ताल्लुकात हैं उनके हवाले से उन्होंने सवाल किया। तो इमरान खान साहब ने तारीख़ बताई, कहा कि 1958 उसके बाद जो मार्शल लॉ लगा, ये एक पूरी तारीख़ है कि किस तरह आर्मी चीफ़ जो थे उनके जो फ़ैसले थे, जो माजी के आर्मी चीफ़ थे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह की, उन्होंने कहा देखें जी, अगर फ़ौज के एक आर्मी चीफ़ ने, अदलिया के किसी जज ने या अगर किसी सियासतदान ने कोई गलत काम किया हो तो बिल्कुल आप इसको पूरे उस इदारे के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते। अगर किसी फ़ौजी आर्मी चीफ़ ने डिक्टेटरशिप का किरदार अदा किया है, फ़ौज ने डिक्टेटरशिप का किरदार अदा किया है, तो आप पूरी फ़ौज को उसके ऊपर गंदा नहीं कह सकते। जस्टिस मुनीर का हवाला दिया कि अगर जस्टिस मुनीर ने कोई गलती की थी तो सारी अदलिया गंदी नहीं हो सकती। सियासतदानों के हवाले से उन्होंने बात की कि अगर एक सियासतदान गंदा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जो है पूरी की पूरी एक मछली के गंदे होने से पूरा तालाब गंदा नहीं हो सकता। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से उन्होंने कहा कि जी आज की जो हुकूमत है वो मौजूदा सूरत हाल जो है वो सिविल मिलिट्री रिलेशन की वो सबसे बेहतरीन सूरत हाल है, क्योंकि फ़ौज मुकम्मल तौर पर जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरी जो भी पॉलिसी थी, चाहे वो अफ़गानिस्तान के हवाले से हो, चाहे वो हिंदुस्तान के हवाले से हो, चाहे वो करतारपुर के हवाले से हो, किसी भी पॉलिसी पे आप ये नहीं कह सकते कि एक जो है पॉलिसी के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हो फ़ौज ने हमेशा एक जमहूरी हुकूमत का साथ दिया है। अच्छा, नवाज़ शरीफ के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ जो है वो अपने आप को अब डेमोक्रेट बनाना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ का शुरू से फ़ौज से मसला रहा है। जनरल जिलानी नवाज़ शरीफ को लाए थे, उनके साथ उनका मसला हुआ। ज़ियाउल हक़ के हवाले से उन्होंने कहा कि जी उनके साथ मसला हुआ। ग़ुलाम इसहाक़ के मसले के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एकदम सुपर डेमोक्रेट बन गया नवाज़ शरीफ। जनरल आसिफ जंजुआ, जनरल मुशर्रफ, जनरल राहील शरीफ के हवाले से भी इमरान खान ने कहा कि उनसे मसला हुआ नवाज़ शरीफ को, और जनरल बाजवा के हवाले से भी मसला हुआ उनको। वो कहते हैं कि आखिर ये क्या वजह है कि एक आदमी को सबसे मसले हैं तो एक आदमी ही ख़राब है, वो सारे जिनसे मसले हैं वो ख़राब नहीं हो सकते। इमरान खान ने जो है वो ISI और MI के हवाले से कहा कि जब ये सियासतदान करप्शन करते हैं, जब ये गलत काम करते हैं तो इन एजेंसियों को पता चलता है। जब इन एजेंसियों को पता चलता है तो ये उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं डंडे के ज़रिए या किसी दूसरे तरीके से, और फिर उसके बाद इनके इख्तलाफात होते हैं और फिर उसके बाद ये मामला सारे ख़राब होते हैं। और मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है, तो इस वजह से फ़ौज के साथ मेरे ताल्लुकात बेहतरीन है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम के हवाले से जो नवाज़ शरीफ ने बयान दिया था कि कहा कि जी जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने मुझे कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें नहीं तो मार्शल लॉ लग जाएगा धरनों के दरमियान, उस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि किसी फ़ौजी की, किसी जनरल ज़हीरुल इस्लाम की इतनी जुर्रत ही कैसे है कि वो एक वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगे। वो किसी कमज़ोर वज़ीर आज़म से मांग सकता है, एक स्ट्रॉन्ग वज़ीर आज़म से नहीं मांग सकता। उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसे हुआ होता तो मैं फ़ौरी तौर पे उस जनरल ज़हीरुल इस्लाम का इस्तीफ़ा मैं खुद लेता। कारगिल के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ कैसा वज़ीर आज़म था कि एक आर्मी चीफ़ ने कारगिल पर हमला कर दिया और इससे पूछा भी नहीं और इसको पता भी नहीं था। उसने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मेरे वक्त में या मेरी हुकूमत में ये मामला हुआ था कि किसी आर्मी चीफ़ ने मुझसे पूछे बगैर कोई काम किया हुआ था तो मैं फ़ौरी तौर पर उसको फ़ारिग कर देता। ये इमरान खान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। उन्होंने कहा है कि ये फ़ैसले करने की अखलाकी ज़रूरत होती है जो माजी के हुक्मरानों में नहीं थी। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने कहा कि फ़ौज एक इदारा है, मैं मुख्तलिफ जब भी मेरा दिल करेगा, जहाँ भी दिल
کرے گا, جہاں مجھے فوج کی ضرورت ہوگی میں فوج سے کام لوں گا اور اس ادارے کو استعمال کروں گا. اچھا, انہوں نے کہا کہ سیکورٹی ایشوز کیونکہ فوج دیکھ رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے فوج کے جو معاملات ہوتے ہیں سیکورٹی ایشوز کے اوپر ان کا جو موقف ہوتا ہے, ظاہری بات ہے ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے, اس وجہ سے ان کے موقف کو ترجیح دی جاتی ہے. اچھا, انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے بڑی کلیئر بات کی. انہوں نے کہا نواز شریف جو ہے وہ ہندوستان کی گیم کھیل رہے ہیں اور پتہ ہے کہ نواز شریف کی کون مدد کر رہا ہے, کون بیٹھا ہے. حسین حقانی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امریکہ میں بیٹھ کے وہ جو ہے گیم چلا رہے ہیں, پورا ایک سیٹ اپ ہے اور یہاں کے جو لبرلز ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, نادانی میں کہیں یا جان بوجھ کے, اور اس کے بعد وہ فوج پہ اور جو ہمارے سلامتی کے ادارے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ امریکہ یا بھارت کا جو ایجنڈا ہے اس کو لے کر چلا جاتا ہے اور ہمارے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا, اس سے آگے پھر جب ان سے بات کی گئی کہ جی آپ بتائیں کہ ندیم ملک صاحب نے ایک بڑا زبردست سوال کیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ یہ پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی تھی, کہا یہ جا رہا ہے کہ پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات میں آپ کو بلایا ہی نہیں گیا. عمران خان نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آرمی چیف ایسا کچھ کریں, میں وزیر اعظم ہوں, آرمی ایک ادارہ ہے اور آرمی چیف نے مجھ سے پوچھ کر پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات کی تھی, میں نے ان کو کہا تھا پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات کریں. یہ قومی سلامتی کے سیکیورٹی کا معاملہ تھا اور سیکیورٹی کے معاملات کو کیونکہ فوج بہت بہتر طریقے سے جانتی ہے اور بہتر ایکسپلین کر سکتی ہے, اس وجہ سے گلگت بلتستان کے ایشو کے اوپر فوج کو میں نے کہا, جنرل باجوہ کو کہا کہ وہ جا کے پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات کریں اور ان کو ایکسپلین کریں کہ یہ کتنی اہم نوعیت کا معاملہ ہے, یہ ضروری تھا. اس لیے ان کو آرمی چیف نے بلایا اور ان کے اوپر معاملہ جو ان کے اوپر ڈسکشن کی گئی. شیعہ سنی فسادات کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ شیعہ سنی فسادات کروانے کی کوشش کی گئی, بہت ساری چیزیں ہم نے پکڑی, اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے کو آگے بڑھاوا نہیں ملا. اچھا, انہوں نے کہا کہ نواز شریف جھوٹ بول کے بے شرمی کر کے باہر گیا, 6 گھنٹے کابینہ کی میٹنگ میں ہم نے ڈسکشن کی, لوگوں نے مجھے کہا کہ مشرف سے ڈیل کر کے گیا تھا, جھوٹ بولا تھا اس نے اس وقت, اب بھی جھوٹ بولے گا, لیکن اس نے کہا کہ میں نے خود بھی پتہ کروایا, میں نے ڈاکٹر فیصل کو بھی کہا, یاسمین راشد کو بھی کہا چیک کریں, ہمیں ایسی تصویر پیش کی گئی کہ اگر ہم نے ان کو نہ جانے دیا تو خدا نخواستہ ان کی موت ہو جائے گی. لیکن کہتے ہیں جب میں نے ان کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں پریشان رہ گیا کہ ایک ایسا مریض ہے جو بالکل صحت مند اور تندرست و توانا نظر آ رہا ہے. این آر او کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی بالکل نہیں, میں ندیم ملک نے ان سے پوچھا کہ آپ کوئی این آر او دے سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر میرے سامنے آپشن رکھا جائے کہ این آر او یا پاور تو میں این آر او نہیں دوں گا اور پاور چھوڑ دوں گا. کبھی بھی میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ پاور کے لیے میں ان لوگوں کو این آر او دے دوں. غفور حیدری نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جی, انہوں نے کہا تھا کہ جب دھرنا دیا گیا مولانا فضل الرحمان کی JUIF کی طرف سے تو ہمیں جنرل باجوہ نے بلایا اور کہا کہ آپ پیچھے چلے جائیں, عمران خان کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز نہ کریں. یہ غفور حیدری کا سٹیٹمنٹ آیا تھا. اس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ یہ سارے چور ڈاکو جو ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, میں ان کی کسی بات پہ یقین نہیں کر سکتا. غفور حیدری کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کے برے دن آنے والے ہیں, اس لیے یہ سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ اب پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں عدلیہ کے اوپر, فوج کے اوپر, نیب کے اوپر. اور اب اگر ہم نے یہ پریشر برداشت کر لیا تو اب وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ملک کے لیے کہ یہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھے گا, اور اگر کوئی پریشر لے لیتا ہے تو اس ملک کی اخلاقیات ختم ہو جاتی ہے اور وہ ملک ترقی نہیں کر پاتا. عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے ایک بہت اہم سوال کیا گیا, بہت بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی گزشتہ دنوں میں عاصم سلیم باجوہ کے احساسات اور اس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے. ان سے ندیم ملک صاحب نے پوچھا کہ احتساب کے آپ بہت بڑے حامی ہیں اور آپ بلا امتیاز کے بھی حامی ہیں, تو آپ ایک طرف تو سب کا احتساب کر رہے ہیں لیکن عاصم سلیم باجوہ کے احساسات سامنے آئے, اس کے حوالے سے آپ نے کوئی سٹیپ نہیں لیا, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر. تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی میں نے کسی کو کلین چٹ نہیں دی, بلا امتیاز احتساب کا میں آج بھی حامی ہوں. ان کے احساسات کے حوالے سے بات آئی, فروغ نسیم کے سامنے ہم نے یہ بات رکھی. فروغ نسیم نے جب یہ کہا کہ انہوں نے جواب دے دیا اور میرے خیال سے یہ ان کا جواب کافی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جس کے اوپر مزید ہم نے بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اپلیکیشن لے کے آئے گا, کوئی ان کے خلاف اپلیکیشن دے گا تو ہم اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی کروائیں گے, اور اگر FIA کے پاس بھی آنا پڑا تو ہم FIA کے پاس بھی ان کا یہ کیس بھیجیں گے. بڑا کلیئر سٹانس انہوں نے کہا کہ ہم انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر کسی کو شکایت ہے تو بے شک وہ درخواست لے کے آ جائے تو آگے انویسٹیگیشن ہوگی. اچھا, اخراجات کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے بڑا زبردست سمپل سا جواب دیا. انہوں نے کہا میرے سارے احساسات ڈکلیئر ہیں, ویب سائٹ کے اوپر پڑے ہیں, میرے احساسات میں کمی ہوئی ہے, میں نے فیصلہ کیا تھا جب وزیر اعظم بنوں گا تو سارا کاروبار چھوڑ دوں گا. تو اس حوالے سے انہوں نے موقف اختیار کیا. آگے چلتے ہیں, امپائر کی انگلی کے حوالے سے ان سے سوال کیا
जनाब नदीम मलिक साहब ने, और नदीम मलिक ने कहा कि जी आपके हवाले से कहा जाता है कि जब आप धरना दे रहे थे तो आपने कहा था कि अंपायर की उंगली खड़े होने वाली है, और अब आप कहते हैं कि फ़ौज और हुकूमत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, नज़र भी आता है, तो इसके पीछे क्या मामला है? अंपायर की उंगली के हवाले से आपकी क्या आप क्या कहते थे अंपायर की उंगली को? इमरान खान साहब का ये कहना था कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहना चाहता हूँ, मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि कभी भी अंपायर की उंगली से मेरा मतलब हरगज़ भी फ़ौज नहीं था। मैं 22 साल जद्दोजहद इसी जमहूरियत के लिए कर रहा था, जमहूरियत के लिए ही मेरा मकसद था धरना देना। मैं कैसे मान सकता था या कैसे कह सकता था कि अंपायर की उंगली खड़ी हो और मेरा मतलब फ़ौज से हो या मार्शल लॉ से हो? मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मार्शल लॉ लग जाए या फ़ौज आ जाए। एम्पायर से मेरी मकसद खुदा ताला था, और मैं ये कहता था कि खुदा जो है वो देख रहा है और जल्द अज जल्द इस चीज़ का फ़ैसला होगा। बहरहाल उन्होंने कहा, एक और सवाल बेहतरीन नदीम मलिक साहब ने किया। उन्होंने कहा कि जी सालिस का रोल जो है वो जनरल रहील शरीफ को किसने दिया था? आप जनरल रहील शरीफ के कहने पे उनसे मिलने गए थे उस वक्त धरने के टाइम? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, नून लीग वालों ने जनरल रहील शरीफ को सालिस का रोल किरदार अदा करने के लिए कहा था कि वो सालिस का किरदार अदा करें। उनके कहने के ऊपर मैं गया था और उन्होंने कहा था धरना ख़त्म कर दें, तो मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। मुस्लिम लीग नवाज़ ने राहील शरीफ को कहा था कि वो सालिस का किरदार अदा करें। सवाल किया गया उनसे कि अगर अपोजिशन इस्तीफ़े दे दे, पहले एहतजाज करे, एहतजाज के बाद भी अगर आप ना जाएं और इस्तीफ़े दे दें तो क्या होगा? उन्होंने कहा था बिल्कुल मेरे लिए आसान है, जितने भी लोग इस्तीफ़े दे दें मैं री इलेक्शन करवा दूंगा और ये जो मर्ज़ी है करते रहें। मीडिया पर सेंसरशिप के हवाले से उन्होंने नदीम मलिक साहब ने सवाल किया कि जबरी गुमशुदगियाँ हैं, आर्टिकल 6 लगता है, मीडिया पर पाबंदी है, FIA के केसेस हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं नहीं मानता कि मीडिया पर कोई पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि एक साफ़ में आप सबको खड़े नहीं कर सकते, अच्छे सहाफ़ी भी हैं, बुरे सहाफ़ी भी हैं, अच्छे इदारे भी हैं, बुरे इदारे भी हैं, और जो बुरे सहाफ़ी या बुरे इदारे हैं वो मीडिया का ही नुकसान कर रहे हैं, वो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। मतीउल्लाह जान के केस के हवाले से वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, मतीउल्लाह जान को उठाने में हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मतीउल्लाह जान की तो इतनी मामला ही नहीं है कि उसको हम उठा लें और कोई ऐसी बात कर लें। तो उस हवाले से आगे चल के मदीना की हिरासत के हवाले से बात की, रेप के हवाले से बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा बहुत सख्त हम कवानीन ला रहे हैं, चाहता हूँ कि मुल्ज़मान को सख्त से सख्त और इबरतनाक सज़ाई दी जाए, और मेरी नज़र में सज़ाए मौत या केमिकल कैस्ट्रेशन है, ये दुनिया में होती है और यहाँ भी हो सकती है, और स्पेशली जो बच्चों के साथ लोग रेप करते हैं उनके साथ ऐसा होना चाहिए। सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरब के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं और रहेंगे, हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे बहुत तारीख़ी ताल्लुकात हैं, अब भी ताल्लुकात बेहतरीन है। मैं दौरा भी करना चाहता हूँ लेकिन कोविड की वजह से मैं नहीं जा सका, और जल्द शायद मैं सऊदीया जाऊँ। आखिर पर उनसे पूछा गया कि नवाज़ शरीफ को वापस लाने के हवाले से, उन्होंने कहा जी बिल्कुल लाएंगे। नदीम मलिक साहब ने कहा आपका कोई मुआहदा नहीं है बरतानिया के साथ ऐसा, तो उन्होंने कहा मुआहदा ना हो, लेकिन क्योंकि मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं तो हम बरतानिया को वाज़ेह तौर पर हमने बता दिया है, और आगे भी हम इसका कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे कि वो मुजरिम को कैसे वापस नहीं करेंगे, नवाज़ शरीफ को हम ज़रूर वापस लाएंगे। यह था इमरान खान साहब का आज का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने सिविल मिलिट्री रिलेशंस, आसिम सलीम बाजवा, एम्पायर की उंगली, मौलाना गफूर हैदरी का स्टेटमेंट और बहुत सारे और सारी बातों के ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था, आप भी देखिएगा। मैंने कहा 10 मिनटों में या 12 मिनटों में आपको एक्सप्लेन कर दूं। आज की इस वीडियो से इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।